Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहरी नजर डालेंगे, खास तौर पर इसके करंट आउटलुक और फ्यूचर चैलेंजेस पर। हाँ, और हमारा आधार रहेगा संजीव वर्मा की किताब इंडियन इकोनॉमी के जो आखिरी हिस्से हैं वो। बिल्कुल, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई 1991 के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची कहाँ है और आगे की राह वो कैसी दिख रही है। हाँ, तो हम फोकस करेंगे कि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो कितने इफेक्टिव रहे, हमारी ताकतें क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, और वो बड़ी चुनौतियां क्या हैं जिनका सामना भारत को करना पड़ेगा। बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी कि प्रीलिम्स के फैक्ट्स और मेंस के लिए जो एनालिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो एक सहज बातचीत में आ जाएं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों से एक छोटा सा रिकैप। हाँ, वो एलपीजी मॉडल वाला दौर। हाँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसने तो जैसे पूरी कहानी बदल दी भारतीय अर्थव्यवस्था की। बिल्कुल, मकसद एकदम साफ था, लाइसेंस राज को खत्म करना, सरकारी दखल को कम करना और अर्थव्यवस्था को ग्लोबल कंपटीशन के लिए खोलना, दरवाजे खोलना। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल बदलाव था और प्रीलिम्स के लिहाज से देखें तो एनईपी 1991 की घोषणा ये अपने आप में एक लैंडमार्क है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि फेरा जो पहले था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो काफी रेस्ट्रिक्टिव था। हाँ, बिल्कुल। उसको रिप्लेस किया गया फीमा से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसका फोकस मैनेजमेंट पे ज्यादा था, कंट्रोल पर कम। अच्छा, तो मतलब फेरा से फीमा में ये एक बड़ा शिफ्ट था अप्रोच में। बिल्कुल, रेगुलेशन से मैनेजमेंट की तरफ। तो अब लगभग 3 दशक हो गए हैं। सवाल ये उठता है, और ये यूपीएससी मेंस में भी अक्सर आता है घूम फिर कर, कि इन सुधारों का असर कैसा रहा। हाँ, खासकर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर और पब्लिक सेक्टर की भूमिका पर इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है मेंस के लिए। तो क्या कहेंगे, मतलब विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रफ्तार तो मिली, इसमें कोई शक नहीं। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौके मिले। हाँ, कंपटीशन बढ़ा, लाइसेंस राज खत्म होने से एंट्री आसान हुई। बिल्कुल, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की कहानी उतनी सीधी नहीं रही है। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की जो बात होती है। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट तो हुआ, मतलब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की कई पीएसयूज में, लेकिन प्राइवेटाइजेशन यानी ओनरशिप का ट्रांसफर, उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना हमेशा से यूं कहिए एक चुनौती रहा है। अच्छा, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का फर्क समझना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है ना? हाँ, बहुत जरूरी। डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप सरकार के पास रह सकती है, बस हिस्सेदारी कम होती है, जबकि प्राइवेटाइजेशन में मैनेजमेंट कंट्रोल ही ट्रांसफर हो जाता है। ओके। यूजुअली जब 51% या उससे ज्यादा स्टेक बेचा जाता है। और बैंकिंग सेक्टर में भी तो कुछ हुआ था। हाँ, बैंकिंग सेक्टर में बेसल नॉर्म्स लाए गए। इसका मकसद था कि बैंक्स के पास पर्याप्त कैपिटल हो ताकि वो फाइनेंशियल शॉक्स झेल सकें, कैपिटल एडिक्वेसी बेहतर हो। ठीक है, तो इस पहले दौर का सार क्या निकलता है? मेंस के लिए क्या टेक अवे है? मेंस के लिए टेक अवे ये है कि सुधारों से निजी क्षेत्र और प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी, लेकिन पीएसयू सुधार या फिर श्रम सुधार, भूमि सुधार जैसे मुद्दे वो अधूरे रह गए और उनका असर आज भी दिखता है। मतलब सुधारों का एजेंडा भी पूरा नहीं हुआ है। सही। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए की टर्म्स एलपीजी मॉडल, एनईपी 1991, फेमा जिसको रिप्लेस किया फेरा को, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का अंतर, और बेसल नॉर्म्स किससे संबंधित है? बैंकिंग, कैपिटल एडिक्वेसी। चलिए अब आते हैं वर्तमान ग्लोबल सिनेरियो और भारत की ताकतों पर। हाँ, आज दुनिया भारत को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी मानती है। ब्रिक्स जैसे मंच पर भी भारत की भूमिका अहम है। बिल्कुल, और अगर चीन से तुलना करें तो भारत के पास कुछ क्लियर एडवांटेजेस नजर आते हैं। सिर्फ हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, ये बहुत सुना है। एक बड़ी इंग्लिश बोलने वाली वर्कफोर्स और एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सेटअप, ये सब भारत के पक्ष में जाता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पॉइंट ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है शायद। हाँ, बिल्कुल, इसका मतलब समझना जरूरी है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो आमतौर पर 15 से 59 साल मानी जाती है, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा है।
मतलब 0 से 14 साल के बच्चे और 60 प्लस साल के बुजुर्गों से। लेकिन ये डिविडेंड अपने आप में गारंटी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पोटेंशियल है। इसे रीप करने के लिए सही नीतियां चाहिए, जैसे एजुकेशन, स्किल्स, जॉब्स। अच्छा, और ब्रिक्स के सदस्य देश भी याद रखने चाहिए प्रीलिम्स के लिए? हाँ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और एक और चीज, जीडीपी की तुलना में पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की रैंकिंग अक्सर बेहतर दिखती है। क्यों? पीपीपी क्या दिखाता है? पीपीपी दिखाता है कि आपकी करेंसी की डोमेस्टिक परचेजिंग पावर कितनी है। मतलब आप $1 या ₹1 में अपने देश में कितना सामान खरीद सकते हैं। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड्स का बेहतर अंदाजा दे सकता है नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले। अच्छा, समझा। तो इसी बैकग्राउंड में यूपीएससी में अक्सर ये सवाल आता है कि भाई भारत को एक पोटेंशियल ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर माना जाता है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस उम्मीद को मजबूत करते हैं और कौन सी चुनौतियां हैं जो इस रास्ते में आ सकती हैं? इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। हाँ, ये कॉमन मेंस थीम है। एनालिसिस ये कहता है कि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का नियंत्रण में रहना, जैसे फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन वगैरह। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा हमारा बड़ा और बढ़ता हुआ डोमेस्टिक मार्केट और हमारी युवा आबादी, ये सब हमारी ताकतें हैं। और सरकारी पहले भी तो हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। बिल्कुल, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब पहले इसी दिशा में है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने का बड़ा पोटेंशियल है और सर्विस सेक्टर में तो हम पहले से ही लीडर हैं कई मामलों में। इन इनिशिएटिव्स के कुछ स्पेसिफिक्स प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मेक इन इंडिया के 4 पिलर्स याद होने चाहिए: न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट। ओके। डिजिटल इंडिया का विजन क्या है? 3 मुख्य बातें हैं: सिटीजन्स के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और सर्विसेज ऑन डिमांड, और नागरिकों का डिजिटल एम्पावरमेंट। और स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया का लक्ष्य विमेन और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इसमें मिलता है। एफडीआई पॉलिसी में भी तो उदारीकरण हुआ है। हाँ, लगातार हुआ है। कई सेक्टर्स में कैप्स बढ़ाई गई है, कुछ में 100% FDI अलाउड है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सारी ताकतें और पहले मतलब जमीन पर उतना असर दिखा पा रही हैं? इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। पोटेंशियल और परफॉर्मेंस में गैप हो सकता है और अक्सर होता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे स्किल इंडिया को ही लें। लक्ष्य बहुत एम्बिशियस था, 2022 तक 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना। लेकिन क्वालिटी स्किलिंग और इंडस्ट्री के साथ लिंकेज, ये अभी भी चैलेंजेस हैं। या IBC को लें। रेजोल्यूशन प्रोसेस इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन डिलेज फिर भी होते हैं। तो मतलब पोटेंशियल को रियलिटी में बदलने के लिए इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ही की है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस सेगमेंट का निचोड़ क्या निकला मेंस के लिए? मेंस के लिए भारत की ताकतें हैं डोमेस्टिक डिमांड, डेमोग्राफी, मैक्रो स्टेबिलिटी और सरकारी इनिशिएटिव्स। लेकिन रिस्क्स हैं इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की धीमी गति। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए ब्रिक्स सदस्य, डेमोग्राफिक डिविडेंड कॉन्सेप्ट और एज ग्रुप, PPP वर्सेस नॉमिनल GDP, मेक इन इंडिया के पिलर्स, डिजिटल इंडिया के विजन एरियाज, स्टैंड अप इंडिया का टारगेट ग्रुप और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016। ठीक है, अब बात करते हैं उन बड़ी चुनौतियों की जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था आज जूझ रही है। हाँ, और इसमें शायद सबसे बड़ा मुद्दा है इंक्लूसिव ग्रोथ का। मतलब विकास समावेशी है या नहीं। ग्रोथ तो हो रही है, पर क्या उसका फायदा सब तक पहुंच रहा है, ये सवाल है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हैं दूसरी समस्याएं: व्यापक गरीबी, कुपोषण, खासकर युवाओं में बेरोजगारी। बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन भी एक मुद्दा है, कुछ राज्य आगे कुछ पीछे। हाँ, कृषि संकट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ये लिस्ट लंबी है। इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा ये प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है। हाँ, इसका मतलब समझना जरूरी है। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना, खासकर जो कमजोर वर्ग हैं उन तक। और गरीबी रेखा वाली कमिटीज? हाँ, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, इनके नाम और मेथड्स पूछे जा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है: स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड वगैरह। और SDGs? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाँ, SDGs भारत के लिए टारगेट्स भी हैं और चैलेंजेस भी। खासकर गोल 1 नो पॉवर्टी,
गोल 2 जीरो हंगर, गोल 4 क्वालिटी एजुकेशन, गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, ये सब सीधे तौर पर इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़े हैं। इस पर यूपीएससी का एक क्लासिक मेंस क्वेश्चन बनता है। शायद 2016 में भी ऐसा ही कुछ था कि तेज विकास दर के बावजूद भारत में गरीबी, बेरोजगारी और समावेशी विकास की कमी क्यों है? हाँ, बिल्कुल। इसके कारण क्या हैं और कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बदले? तो क्या कारण है? विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण यही कहता है कि भारत में ट्रिकल डाउन थ्योरी, मतलब ये कि विकास ऊपर होगा तो अपने आप नीचे तक पहुंचेगा, ये उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाई। अच्छा। कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और स्किल्स तक सबकी बराबर पहुंच नहीं है। ये बहुत बड़े गैप्स हैं। तो समाधान क्या है? टारगेटेड स्कीम्स, हाँ, टारगेटेड स्कीम्स जैसे MGNREGS, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, ये जरूरी हैं, लेकिन इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इन स्कीम्स के डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए भी अहम होंगे। बिल्कुल, जैसे MGNREGS में कितने दिन का रोजगार गारंटी है? 100 दिन। NFSA 2013 कितनी आबादी को कवर करता है? लगभग 2/3। आयुष्मान भारत में कितना हेल्थ कवर है? प्रति परिवार 5 लाख। और ये जैम ट्रिनिटी ना हो। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की भी बात होती है आजकल। हाँ, UBI पे भी काफी बहस चल रही है, मतलब हर नागरिक को एक बेसिक इनकम देना। इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हैं। ये भी प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। लेकिन क्या ये योजनाएं काफी हैं या हमें अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में ही बदलाव लाने की जरूरत है, जैसे कृषि में? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कृषि को ही लें, भारत में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज लगातार घट रहा है, जिससे खेती प्रॉफिटेबल नहीं रही कई किसानों के लिए। बिल्कुल। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग को बढ़ावा देने की बात होती है। यूपीएससी ने 2016 में इसी थीम पर सवाल पूछा था। क्या ये समाधान हो सकते हैं? आपका क्या मानना है? देखिए, छोटे जोत की समस्या तो वास्तविक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग से किसानों को इनकम की सर्टेनिटी मिल सकती है, कंपनीज को ऑर्गेनाइज सप्लाई मिल सकती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। ये सब पोटेंशियल फायदे हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी तो होगा, किसानों के शोषण का। हाँ, वो सबसे बड़ा रिस्क है। खासकर छोटे किसानों का बार्गेनिंग पावर कम होता है। भूमिहीन मजदूरों पर क्या असर होगा, फूड सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चिंताएं जायज हैं। तो फिर तो जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की, साथ ही APMC रिफॉर्म्स, बेहतर स्टोरेज फैसिलिटीज, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना और एफिशिएंट सप्लाई चेन्स बनाना। ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। प्रीलिम्स के लिहाज से यहाँ क्या याद रखें? APMC एक्ट राज्यों के अधीन होते हैं। केंद्र ने मॉडल एक्ट बनाया है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग 24 फसलों के लिए घोषित होता है। CACP रेकमेंड करता है। E-NAM एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो मंडियों को जोड़ता है। लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन जैसे DILRMP प्रोग्राम ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग में 100% FDI अलाउड है। ठीक है। कृषि के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देना मेक इन इंडिया का लक्ष्य था, लेकिन 2015 के एक PYQ ने सवाल उठाया था कि क्या मेक इन इंडिया की सफलता स्किल इंडिया और रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स पर निर्भर नहीं करती? बिल्कुल करती है। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए आपको सबसे पहले स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। यहीं पर स्किल इंडिया की भूमिका आती है। दूसरी जरूरत है ऐसे लेबर लॉस की जो इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन के लिए फ्रेंडली हो, जो बिजनेस करने में आसानी दें। हमारे मौजूदा कानून बहुत कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं, इसीलिए वो 4 लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं। हाँ, उन्हें सिंप्लीफाई और कंसोलिडेट करने की कोशिश है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज वो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल बिजली, अच्छी सड़कें, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स। इनके बिना मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं कर सकती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PPP मॉडल्स का रोल भी होगा इसमें। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सुधारना जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल्स का इफेक्टिव इस्तेमाल भी। तो ये तीनों स्किल्स, लेबर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेक इन इंडिया के लिए इंटरडिपेंडेंट पिलर्स हैं। यहाँ प्रीलिम्स फैक्ट्स क्या है? मेक इन इंडिया के 25 फोकस सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी NMP का टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग का GDP शेयर बढ़ाकर 25% करना।
इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे DFCs, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, भारतमाला, हाईवेज, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, रीजनल एयर कनेक्टिविटी चल रहे हैं। PPP मॉडल्स में BOT, बूट, HAM, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल्स कॉमन है, और वो 4 लेबर कोड्स हैं, वेजेस पर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर, सोशल सिक्योरिटी पर और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पर। तो ये पूरा डिस्कशन सुनने के बाद ये तो साफ है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं। हाँ, समावेशी विकास की कमी, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि संकट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, ये सब बड़े मुद्दे हैं। और समाधान भी फिर मल्टी प्रोंग्ड ही होना चाहिए। बिल्कुल। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स अपनी जगह जरूरी है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल्स, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कृषि में, श्रम कानूनों में, भूमि से जुड़े मामलों में ये भी करने होंगे। और सबसे बढ़कर इफेक्टिव गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन। ग्रोथ और सोशल जस्टिस में बैलेंस साधना शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा। प्रीलिम्स के लिए योजनाओं के स्पेसिफिक्स, MGNREGS, NFSA, आयुष्मान भारत एटसेट्रा, कॉन्सेप्ट्स, जैम, UBI, MSP, APMC, ENAM और की इनिशिएटिव्स, मेक इन इंडिया, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, लेबर कोड्स याद रखने होंगे। और मेंस के लिए एनालिसिस ये बनता है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी काफी नहीं है, डायरेक्ट इंटरवेंशंस जरूरी हैं। लेकिन असली टिकाऊ समाधान स्ट्रक्चरल चेंजेस और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में ही है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। हाँ, पोटेंशियल जबरदस्त है। युवा आबादी है, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। पिछले दशकों के रिफॉर्म्स ने इसे ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा भी है। लेकिन गरीबी, असमानता, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। वो जो कहते हैं रियल इंडिया और न्यू इंडिया, उनके बीच का फासला अभी भरना बाकी है। बिल्कुल, आगे का रास्ता तो कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और एक इंक्लूसिव अप्रोच से ही निकलेगा। हाँ, गवर्नेंस सुधारना, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना, जैसे जैम और DBT में हुआ है, और ह्यूमन कैपिटल में निवेश करना, ये सब क्रिटिकल रहेंगे। और अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। भविष्य की जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनेगी, क्या उसका फोकस सिर्फ हाई ग्रोथ रेट हासिल करने पर होना चाहिए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस को बराबर या शायद ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, भले ही ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी क्यों ना हो जाए? ये बहुत अहम सवाल है। इन अलग-अलग लक्ष्यों में सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.